गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रोडक्शन सब्जेक्ट में वेल्डिंग का क्लास कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि वेल्डिंग क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है ना। तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस को हम कितने भाग में क्लासिफाइड करते हैं। तो टोटल क्लासिफिकेशन तो ऐसे बहुत सारे आधार पे किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एज ए हीट सोर्स के आधार पर हम लोग अगर इसको क्लासिफाइड करें तो ये टोटल 7 टाइप्स का वेल्डिंग होता है, जिसमें फर्स्ट है क्या, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सेकेंड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तीसरा थर्मिट वेल्डिंग। चौथा है गैस वेल्डिंग। पांचवा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। छठा है रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग और सातवां है एलिड प्रोसेस। तो टोटल वेल्डिंग को यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 7 भाग में क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं, ठीक है। इसमें सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट टाइप है वेल्डिंग का जो है आर्क वेल्डिंग, यानी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हीट सोर्स के आधार पर किया गया है। तो स्वाभाविक है कि इसका नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क। तो इस टाइप के जो वेल्डिंग होगा, जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगा, और वेल्डिंग के लिए हम लोग को बेसिक जो जरूरत चीज है, कोई भी वेल्डिंग को हमको परफॉर्म करने के लिए जो हमारा एक बेस मेटल होता है जिसको हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। दूसरा चीज जो इसमें फिलर मेटल अगर हमें यूज कर रहे हैं तो फिलर मेटल होता है, या फिर हम लोग सेम बेस मेटल को ही पिघला के कर रहे हैं तो फिर फिलर मीटर की जरूरी नहीं होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है इसमें हीट सोर्स। क्योंकि फाइनली जो कोई भी जो जैसे ये ब्लॉक जो है एक दूसरे को हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीट सोर्स जो है तो हम अप्लाई करेंगे, तब जा करके ये दोनों मटेरियल यहाँ पर मेल्ट करेगा और एक दूसरे में फ्यूज करके वेल्ड कर देगा। तो ये तो हो गया कि विदाउट फीलर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेस मेटल फ्यूज ना करे तो हम लोग एक अलग से यहाँ पर एक फीलर मेटल यूज करते हैं, और इस फीलर मेटल को ही पे हीट सोर्स अप्लाई करते हैं फीलर मेटल पर, और फीलर मेटल को पिघला के हम लोग इसके गैप को हम फील करते हैं, और तब जा करके ये हॉट होने के कारण ये अपने साथ जो बेस मेटल का सरफेस है इसको वो मतलब फ्यूज कर जाता है एक दूसरे में, और ये एक सॉलिड ज्वाइंट यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो हीट सोर्स जो हमें चाहिए वो हीट सोर्स का जो जनरेशन है वो बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। आर्क की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से हम लोग हीट के जनरेशन करते हैं और फिर उसका यूज जो है हम वेल्डिंग में करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट करते हैं वो किसके बीच में, तो जिस पार्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में। मतलब हो गया कि जैसे ये हमारा बेस मेटल है और इसको हमें अगर वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है ये इलेक्ट्रोड को हम इसके करीब लाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड से होकर के करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग बाय इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देंगे। तो वहां से इसको करंट मिलेगा और ये और इसका टिप पॉइंट जब बेस मेटल के एकदम नियर पे आ जाता है, नजदीक में, ठीक है, एकदम यहाँ पर सटाएंगे नहीं बल्कि ये मेटल जो है थोड़ा सा यहाँ से एबव ही रहता है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है ये भी, चूंकि बेस मेटल भी एक कंडक्टिंग मटेरियल होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रोड तो है ही। तो जब दोनों के बीच में काफी एक मिनिमम गैप आ जाती है तो यहाँ पर एक वोल्टेज जंप होती है और ये यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होता है, एक आर्क बन जाती है। और वो आर्क इतना हाई होता है, उसकी हीट सोर्स लगभग 5000 से 6000 डिग्री सी तक इसका जो है टेम्परेचर चला जाता है, जो किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए सफिशियंट होती है।
ठीक है। तो ये हो गया, इसी हम लोग यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट करते हैं वो हमारा जो पार्ट को ज्वाइंट करना है उसको और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, आर्क जनरेट करते हैं, उससे जो हीट प्राप्त होता है उसी से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोड का जनरली दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं कि जिस यानी कि इलेक्ट्रोड ही हमारा फिलर मेटल का काम करता है। जैसे ये पार्ट को अगर हमें ज्वाइंट करना है तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर लाते हैं, है ना, और इसमें जो है सो अपना करंट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है ना इसमें। तो अगर ये इलेक्ट्रोड खुद जो है सो पिघल के और इस गैप को अगर भर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल टाइप कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रोड नहीं पिघल रहा है बल्कि इसके जगह पर हम कोई दूसरा फिलर मेटल यहाँ पर यूज कर दिए और इलेक्ट्रोड जो है का काम सिंपली जो है यहाँ पर आर्क जनरेट करना अगर रह जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम नॉन कंज्यूमेबल टाइप कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड की खर्च नहीं होती है। उसमें हम अलग से क्या यूज करते हैं, फिलर मेटल को हम लोग अलग से यूज करके और ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है फ्लक्स। जनरली वेल्डिंग चैप्टर में हमको ये फ्लक्स का नाम बहुत सुनने को मिलेगा। तो फ्लक्स का जो कि एक वेल्डिंग प्रोसेस में जो फ्लक्स का काम होता है वो होता है क्या, कि वेल्डिंग जो जोन है, मतलब जो हमारा वेल्ड बीड है, वेल्ड बीड किसको कहते हैं, तो जो ये जितना मेटल हमारा यहाँ पर मेल्ट करके ज्वाइंट क्रिएट करता है इसको हम लोग जो है वेल्ड बीड कहते हैं। ठीक है। तो फ्लक्स का रोल होता है कि इस वेल्ड बीड को एटमॉस्फेरिक गैस से प्रोटेक्ट करना, बचाना, है ना। मतलब हो गया कि गैस, चूंकि जब मेटल हॉट स्टेट में होती है तो उसमें एयर या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो फ्लक्स का रोल जो होता है वो होता है कि एक गैसियस सील्ड तैयार कर दे, एक यहाँ पर इस बीड के चारों तरफ एक ऐसा सील्ड तैयार कर दे कि जो एटमॉस्फेरिक यहाँ पर जो गैस है ना, वो इसमें इंटर ना करे। तो ये काम होता है किसका, फ्लक्स का। ठीक है। अब है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में भी कई तरह का वेल्डिंग होता है जिसको हम फर्दर क्लासिफाई किए हैं, जिसमें पहला है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम शॉर्ट में SMAW कहते हैं। दूसरा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट में SAW कहा जाता है। तीसरा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW, या फिर इसको हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं, TIG, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है चौथा हो गया इसका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग PAW भी कहा जाता है ना। और एक पांचवा है इलेक्ट्रो स्लैग या इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ठीक है। तो ये हम टोटल आर्क वेल्डिंग को हम टोटल 5 क्लासिफिकेशन किए हैं और ये पांचों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो ये हमें यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है कि ये जो है बेस मेटल है। बेस मेटल एक को पेरेंट मेटल भी कहते हैं, जिसको हमें वेल्डिंग करना होता है, वो बेस मेटल हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड है। ये जो है यहाँ से ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में ही करंट का क्या होता है, सप्लाई होता है। इलेक्ट्रोड डायरेक्ट जो है हमारा यहाँ किससे जुड़ा हुआ रहता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है, जहां से उसको इलेक्ट्रोड में करंट की फ्लो होती है। ठीक है। और ये जो है देखिए नाम से ही यहाँ पर है कि सील्डेड मेटल, यहाँ पर सील्ड किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रोड जो है ये सील्ड किया हुआ है, यानी इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाया हुआ है। तो ये जो हैचिंग ब्लैक का दिख रहा है ये उसका क्या है, फ्लक्स कोटिंग है। मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर हम फ्लक्स का क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ा देते हैं, ये कोटिंग किया हुआ है। ठीक है।
उसके बाद जो है ये हमारा स्लैग कोटिंग हो गया, जो यहाँ से पिघल के गिरता है और वो स्लैग के रूप में यहाँ से जमा होता है, तो इसको स्लैग कोटिंग कहते हैं। ये जितना डेप्थ तक जो वेल्डिंग होता है पेरेंट मेटल के अंदर, ये उसका डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन कहलाता है। और ये जो है पूरी तरह से सील्डेड वेल्ड है, मतलब हो गया कि इसमें गैस का, एटमॉस्फेरिक गैस का इंट्रैपमेंट नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सील्ड है। मतलब इस ये फ्लक्स के कारण ये पूरा कवर है, जहां पर इसका कांटेक्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैस से नहीं है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है कि ये इधर की ओर ये इलेक्ट्रोड जो है जैसे जैसे आगे वेल्डिंग होते जा रहा है, ये आगे इधर जो है लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव करते जा रहा है। अब है कि ये प्रोसेस होता कैसा है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड में करंट आती है, इस इलेक्ट्रोड को हम लाते हैं बेस मेटल के नियर में। तो जैसे ही एक नियर में एक गैप के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रोड को जैसे ही एक मिनिमम गैप पे रखेंगे, कि चूंकि यहाँ पर काफी हाई करंट वोल्टेज में मौजूद है, तो ये जो है तो जैसे ही अगर इसको जंप करेगा यहाँ से, तो फिर ये कंडक्टिंग एक बना लेता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, एक आर्क जनरेट कर जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को बेस मेटल के नजदीक ला करके एक आर्क जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये आर्क जो है ये क्या करता है कि आर्क जैसे ही जनरेट होता है, इसमें हो जाता है, इसमें हीट, आर्क में क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट है। और ये हीट के कारण जो है, जो फ्लक्स इसमें हम यूज करते हैं, इस फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो इलेक्ट्रोड का है, इससे कम होता है। यानी फ्लक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है इलेक्ट्रोड के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो हीट जैसे ही जनरेट होगा, तो सब पहले जो है ये फ्लक्स पिघल जाता है। पहले क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग किया हुआ फ्लक्स है, वो क्या होगा कि पहले वो मेल्ट कर जाएगा, और वो मेल्ट करके जहां पर वेल्ड होना है, वो पहले उस एरिया में आकर के फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के ये इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, ये एक क्या है, कंज्यूमेबल टाइप है। ये इलेक्ट्रोड क्या है, कंज्यूमेबल टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रोड का ही खर्चा हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड जो है इस हीट के कारण फिर इलेक्ट्रोड पिघलता है। तो तो इलेक्ट्रोड तो पिघल के सेंटर से गिरता है, यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रोड पिघल के इधर गिरेगा, लेकिन फ्लक्स जो है इधर साइड से गिरते रहता है। इससे क्या, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये पहले मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर बाद में हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है। तो फ्लक्स तो इसके आउटर सरफेस पे है ना, तो आउटर सरफेस पर ये एक तरह से क्या बना लेता है, सील्ड बना लेता है। सील्ड मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रोड का जो मेटल पिघल रहा है, उसको ये चारों तरफ से ये फ्लक्स का जो है वो उसको ढक दे रहा है। तो ढक देने के कारण जो बाहरी एटमॉस्फेरिक गैस है, वो इंट्रैप नहीं कर पाता है, उसको फ्लक्स जो है बाहर ही रोक देता है। तो इस तरह से जो सेंटर पार्ट में हमारा इलेक्ट्रोड का मेटल जमा होता है, और इसके साइड से फ्लक्स भी पिघल पिघल के आता है। बट फ्लक्स जो होता है वो हमारा लाइट होता है, वो काफी हल्का होता है इन कंपैरिजन टू मोल्टेन मेटल का। तो जो फ्लक्स इसमें पहले से मौजूद है, जैसे ही मोल्टेन मेटल का ड्रॉप इसमें आएगा, तो वो ड्रॉप जो है नीचे बैठेगा, और ये जो फ्लक्स का जो पिघला हुआ फ्लक्स है, वो उसके ऊपर तैरते हुए धीरे धीरे वो क्या आएगा, ऊपर की ओर आके वो इंक्लूजन हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग इंक्लूजन या स्लैग कोटिंग हो गया। देखिए ये वेल्ड है, नीचे जो इलेक्ट्रोड का मेटल पिघल के ये नीचे में ये कलेक्ट होता है, और उसके टॉप सरफेस पर कौन कलेक्ट होता है, तो स्लैग, जो फ्लक्स पिघला हुआ फ्लक्स है, वो इसके टॉप सरफेस पर था। अभी भी क्या है, ये लिक्विड मेटल तो हॉट है,
लेकिन ऊपर में स्लैग जमा होने से के कारण जो है ये एटमॉस्फेरिक गैस को एब्जॉर्ब करने नहीं देता है, तो इसको हम स्लैग कोटिंग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ही एक पॉइंट पर वेल्डिंग हो जाती है, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन हमको मिल जाती है, हम इलेक्ट्रोड को जो है सो फर्दर आगे की ओर मूव करा देते हैं। और चूंकि ये कंज्यूमेबल टाइप है तो लगातार जो है सो इसको इलेक्ट्रोड को फीड करते रहते हैं। फीड करना मतलब हो गया कि जैसे ये पिघलेगा तो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच का गैप तो बढ़ेगा, तो हम फर्दर जो है इलेक्ट्रोड को फिर से आगे खिसका करके दोनों के बीच के गैप को कम करते हैं, क्योंकि एक सर्टेन गैप के बाद आर्क जनरेशन बंद हो जाती है। तो इसीलिए लगातार इलेक्ट्रोड का फीड जारी रहता है और वो मतलब एक डायरेक्शन में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर के स्किल पे निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छा से इलेक्ट्रोड को डायरेक्शन और मतलब फीड भी करता है, दोनों काम करता है। तो इस तरह से ये लगातार वेल्डिंग होते जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो शील्ड बना, ठीक है, ये फ्लक्स का जो शील्ड बना, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग तो आर्क जनरेशन से ही हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स का कोटिंग था, ये फ्लक्स जो कि उसको एक साइड कवर शील्ड दिया और एटमॉस्फेरिक एयर को इंट्रैपमेंट से इस वेल्ड मेटल को बचा लिया, है ना। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है वेल्डिंग करने का, है ना। तो इसमें हम लोग जो है कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली हमको कंपटीशन में पूछता है। तो कहते हैं कि ये शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो इसको स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं, या मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तीनों जो है इसी का नाम है। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे, इसमें जो है इलेक्ट्रोड का जो कोटेड होता है वो जनरली 2.5 से लेकर के 6.35 डायमीटर, है ना। यानी कि इसमें जो कोटेड इलेक्ट्रोड का डायमीटर ये 2.5 से 6.35 डायमीटर तक होता है, और 300 to 450 लेंथ तक होता है, जिसको इलेक्ट्रिक होल्डर में हम लोग इसको पकड़े हुए रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड के अंदर क्या रहता है, इसमें करंट रहता है इलेक्ट्रोड में, तो इसको हम लोग एक होल्डर की मदद से इसको हम क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, ताकि जो ऑपरेटर है उसको करंट ना लगे, है ना। उसके बाद है कि इसमें पावर सोर्स जो जनरली यूज होता है वो कौन सा, कांस्टेंट करंट टाइप यूज होता है ना। और बाकी तो प्रोसेस बता ही दिए कि जो पहले वो आर्क वाइड इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में क्रिएट होता है, और ये फ्लक्स जो है आर्क से ही एनर्जी लेके वो मेल्ट होकर के लिक्विड मेटल के रूप में, और वो फ्लक्स के दोनों साथ में मेल्ट करता है और दोनों आता है ग्रूव में। चूंकि फ्लक्स की डेंसिटी लोअर होती है इसीलिए वो बीड सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो एक स्लैग कोटिंग प्रोवाइड करता है और एटमॉस्फेरिक एयर से उसे बचाता है। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सिर्फ फ्लक्स गिव्स एलओआई, अगर कुछ फ्लक्स जो बीड के अंदर रह गया तो वो भी एक स्ट्रॉन्गर मतलब उसको ज्वाइंट देता है ना। वो इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि जो उसका पेरेंट मेटल है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब हो गया कि पेरेंट मेटल टूट जाएगा लेकिन वेल्डिंग नहीं उखड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी होता है कभी कभी अगर अच्छा से टेप वेल्डिंग किया जाए तो। दूसरा चीज है कि यहाँ पर कह रहा है कि द रीजन इन पेरेंट मेटल नियर द बीड, जैसे जो बीड है यहाँ पर बीड के नजदीक वाला मेटल जो होगा उसको टेम्परेचर काफी हाई होगा, क्योंकि बीड की टेम्परेचर तो काफी हाई है, तो उसके नियर जो बेस मेटल होगा उसकी भी टेम्परेचर हाई होगी। तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक अगर वो हीट होके पहुंच गया, जिसको हम लोग हीट अफेक्टेड जोन भी कहते हैं, तो मतलब वही हमारा क्या हो गया कि कह रहा है इट इज द वीकेस्ट पोर्शन इन द वेल्ड मेटल। ये वेल्ड मेटल का क्या है, वीकेस्ट पोर्शन होता है। कौन सा, तो बीड के जो नियर का जो मेटल होता है वो उसका वीकेस्ट पोर्शन होता है। दूसरा चीज है
कि इट प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट टू द बीड, बीड जो है का हीट ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इस कारण से क्या होती है, बीड में हम पहले भी बता दिए हैं कि बीड का जो सेंटर में जो होता है वो कोर्स ग्रेन होता है, और जैसे जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ग्रेन्स क्या होता जाएगा, फाइनर एंड फाइनर। इसलिए क्योंकि सेंटर का जो मेटल है वो लेट से ठंडा होता है और उसका जो आउटवर्ड सरफेस है वो पहले ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए वहां का ग्रेन्स जो होता है आउटवर्ड सरफेस का फाइनर एंड फाइनर होता है, और सेंट्रल बीड जो होता है वहां पर कोर्स ग्रेन होती है। उसके बाद है कि फ्लक्स और भी क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट बीड फ्रॉम द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर दो बात आती है, कहता है कि देयर आर टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, होल्डर का यहाँ पर दो मूवमेंट होती है, ठीक है। पहला तो हम बता दिए कि ऐसा अगर कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड है, वाई अगर इलेक्ट्रोड ही हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए कि जितना वो रेट से इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है उतना ही रेट में उसको हम फेड करते रहें, तभी जो है आर्क हमारा मेंटेन रहेगा, है ना। अगर वो जैसे ही इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के गैप अगर इंक्रीज होता है तो आर्क जो है तो वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है तो उसका फीड भी देते रहेंगे, है ना। क्योंकि कहता है कि इसलिए क्योंकि आर्क लेंथ ही डिसाइड करता है आर्क वोल्टेज और आर्क करंट। अगर आर्क लेंथ बड़ा हो गया तो फिर आर्क में अगर वोल्टेज और करंट सफिशिएंट नहीं है तो फिर वो आर्क जनरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहता है कि अगर करंट सेटिंग अगर लोअर है तो टेम्परेचर भी मोल्टेन मेटल का क्या होगा, पुअर होगा और कम होगा, ठीक है। इसीलिए करंट सेटिंग क्या होना चाहिए, जितना हाई होगा मोल्टेन मेटल की भी टेम्परेचर उतनी ही हाई होगी। अगर कम हो गया तो मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर भी पुअर होगा, है ना, लोअर होगा। तो इस कारण से अगर लोअर टेम्परेचर हुआ तो फिर ये फ्लक्स को ये निकलने से पहले वो क्या हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर बीड है तो बीड में पहले फ्लक्स पिघल के आता है तब यहाँ पर लिक्विड मेटल ड्रॉप बन के आता है। तो हाई डेंसिटी के कारण लिक्विड ड्रॉप जो है नीचे बैठता है और फ्लक्स ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है। लेकिन अगर इस फ्लक्स के मूव करने से पहले ही अगर ये सॉलिड मेटल सॉलिडिफाई हो जाए तो ये फ्लक्स जो है तो वो ऊपर अगर नहीं आ पाया तो फिर ये एक डिफेक्ट वेल्डिंग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। ये एक क्या है, डिफेक्ट वेल्डिंग है। तो ये किस कारण से होता है, तो लोअर करंट सेटिंग के कारण होता है। अगर करंट सेटिंग लोअर होगी तो मोल्टेन मेटल का भी टेम्परेचर लोअर होगा, तो यहाँ पर स्लैग इंक्लूजन का चांस जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा चीज है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड अलोंग द, ये तो हो गया कि फेड, मतलब हो गया कि जैसे जैसे ये कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रोड वैसे ही इसको फीड भी देते रहे। और दूसरा चीज है कि इसको हम मूवमेंट भी देते रहे, मतलब हो गया कि आगे की ओर अगर एक ही जगह यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड को हम एक ही जगह यहाँ पर बनाए रखेंगे तो सब मेटल पिघल के यहाँ पर ज्यादा जमा हो जाएगा। तो ज्यादा जमा हो जाएगा तो ये भी एक डिफेक्ट है। तो इसीलिए जरूरत भर ही मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो, इसके लिए हमको इलेक्ट्रोड को लगातार मूवमेंट देना जारी रखना पड़ेगा, है ना। तो ये मूवमेंट जो है तीन तरह से होता है। एक तो हम लोग हाथ से देते हैं, सिंपल जो वेल्डर होता है वो हाथ से ही उसको मूव करवाता है तो वो मैनुअल कहलाता है, वो मैनुअल आर्क वेल्डिंग हो गया। लेकिन यही मूवमेंट अगर हम लोग मशीन के द्वारा देते हैं, प्योर मशीन के द्वारा नहीं देते हैं, कुछ मशीन का भी यूज करते हैं, कुछ मैनुअल भी यूज करते हैं, तो उसको हम लोग सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। अगर ये पूरा का पूरा मूवमेंट अगर मशीन के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसको हम ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर आर्क का जो टेम्परेचर होता है वो याद रखने वाला है, जनरली 6000 से 7000 डिग्री सी तक इसकी आर्क की टेम्परेचर होती है। और इसके बाद कहता है कि जो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों सोर्स से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एसी सोर्स तो हम लोग जानते ही हैं कि जो बिजली आती है ट्रांसफार्मर से सप्लाई होता है, और डीसी में जो है जो जिसमें हम लोग जनरेटर यूज करते हैं, है ना, जनरेटर से डीसी सोर्स होता है।
AC हमारा डायरेक्ट अल्टरनेट करंट हो गया। तो ये दोनों सोर्स जो है SMW के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें ट्रांसफार्मर की बात आती है, तो ट्रांसफार्मर भी जो अगर AC करंट है तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये होता है। ठीक है, तो दो ट्रांसफार्मर, तो पहला है कांस्टेंट करंट टाइप में क्या होती है कि इसमें जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग का जो आर्क लेंथ है, तो ये कह रहा है कि कैन नॉट बी कंट्रोल सो आर्क करंट इज कंट्रोल, आर्क लेंथ को हम लोग लगातार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करता है कि आर्क करंट को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जो कन्वेंशनल आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स को हम जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो कांस्टेंट करंट मशीन भी होता है, और कांस्टेंट करंट जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक, ड्रूपिंग मतलब हो गया कि ये इस तरह से इसका कर्व आता है, ये एक एक्सिस पर वोल्टेज है और दूसरा पर क्या है, करंट है ना। हम देखते हैं कि जो पावर सोर्स है, तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है करंट इंटू वोल्टेज। तो अगर पावर को एक रखेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि अगर हम यहाँ पर करंट सेटिंग को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, लगातार ड्रॉप होगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सर्टेन बहुत कम करंट चेंज के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या है, लार्ज है। ठीक है, यानी I1 से I2 करंट अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर वोल्टेज जो है V1 से V2 ड्रॉप कर गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, इसकी ड्रॉप होती है। तो जनरली ये शो करता है कि जो ये कांस्टेंट करंट कर्व शोज दैट वेल्डिंग पावर सोर्स प्रोड्यूसेज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज विथ नो लोड, यानी कि जब इस पर कोई लोड नहीं होता है वेल्डिंग के ऊपर तो वो क्या करता है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इसका जो आर्क लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही यहाँ पर लोड अगर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करता है, तो ज्यादा डिक्रीज करेगा तो फिर जाकर के इसमें थोड़ा सा जो है तो आर्क करंट में इनसिग्निफिकेंट चेंज होती है। तो ये हो गया कांस्टेंट करंट टाइप के ट्रांसफार्मर में। लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज टाइप के ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पर कर्व आता है वो एकदम लगभग फ्लैट टाइप आता है। ठीक है, यानी कि करंट लगभग इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है वोल्टेज जो है वो मतलब वोल्टेज जो है वो लगभग माइनरली डिक्रीज कर रहा है ना। तो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर में जो है कि जो कह रहा है कि पावर सोर्स हैज इसेंशियली फ्लैट वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होती है, और कर्व में भी शिफ्टेड अप और डाउन टू चेंज द वोल्टेज, ऊपर और नीचे चेंज करता है अगर वोल्टेज चेंज करती है तो इसमें जनरली जो है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड वायर वेल्डिंग यूज होता है, और जैसे कि गैस वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें अगर देखिए मशीन के द्वारा अगर कंट्रोल होता है तो वो ऑटोमेटिक हुआ, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फीडिंग जो होती है वो एक रेगुलर होता है, और हाथ से जो मैनुअल होता है तो हो सकता है कहीं पर हाथ ज्यादा देर रुक गया, कहीं पर कम देर रुक गया, कहीं पर स्पीड में, किसी रीजन में स्पीड में हम इलेक्ट्रोड को बढ़ा दिए, किसी पॉइंट पर जो है सो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो इस तरह का मतलब कहीं पर फीड मतलब ये होगा कि फीड कहीं ज्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा मैनुअली में, लेकिन मशीन में ऑटोमेटिक में ये एकदम कंट्रोल होता है। तो इसका कंट्रोल जरूरी है क्योंकि उससे करंट और वोल्टेज के ऊपर जो है असर पड़ती है। तो वही कहता है कि अगर इसमें सर्किट में लोड चेंज होता है तो इसमें पावर सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, यानी कि उसके करंट आउटपुट को बढ़ा देगा या घटा करके वो पावर को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इसीलिए कहता है कि कांस्टेंट वोल्टेज वेल्डिंग पावर सिस्टम जो है इसका एडवांटेज क्या है कि जब कह रहा है कि व्हेन द करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड वायर इज हाई, जब इलेक्ट्रोड वायर का करंट डेंसिटी काफी ज्यादा है, करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर मतलब इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया होती है ना, ये डेंसिटी होती है। तो जब हाई होता है तो वहां पर ये कांस्टेंट वोल्टेज
वेल्डिंग पावर सिस्टम के पास जो है ग्रेटेस्ट एडवांटेज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन है कि ये एक वोल्टेज है जो कि आर्क वोल्टेज है, और मतलब हो गया कि जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है वो इसका रिलेशन होता है ओसीवी। ओसीवी कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जो मतलब इलेक्ट्रोड और जो बेस मेटल है दोनों के बीच में जो वोल्टेज जनरेट करता है, जितना जिस वोल्टेज के ऊपर ये आर्क का क्या करता है जनरेट करता है, वो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है। वो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है। दूसरा चीज है वही मतलब ओसीवी माइनस ओसीवी बाय एसएससी। एसएससी हो गया शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब उस आर्क की जनरेशन के लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है ना, मतलब यहाँ पर जो ये शॉर्ट करता है ना, एक तरह से जो यहाँ पर बेस मेटल है यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में जब मिनिमम गैप होती है तो एक शॉर्ट सर्किट टाइप होता है। तो उस समय जो यहाँ का करंट वैल्यू होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, और आई तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से जो करंट आ रहा है वो हो गया, है ना, यानी कि आर्क का हो गया। तो इस तरह से अगर आर्क स्टेबल है तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होती है वो भी आर्क वो भी ट्रांसफार्मर के बराबर होता है। और अगर स्टेबल आर्क कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसमें आई जो आर्क का जो करंट होगा वही उसकी ट्रांसफार्मर का करंट होता है। तो ये इसका क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया कि जो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा ओसीबी माइनस ओसीबी बाय एसएससी बाय इंटू आई, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक क्या हो गया रिलेशन आ गया दोनों का, तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे इसमें। ठीक है, आई थिंक ये क्या हो गया पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।